नमस्कार। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में पहली खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जीतेगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी। दूसरी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां स्वाति मालीवाल को लेकर बवाल लगातार जारी है। बवाल मचा हुआ है। स्वाति मालीवाल की 30 हजारी कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराया है, जहां उन्होंने सीएम केजरीवाल के पीए पर कई आरोप लगाए हैं। तीसरी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं, जहां कैसरगंज में बीजेपी विधायक बृजभूषण सिंह ने कांग्रेस से ऑफर मिलने का दावा किया है। चौथी खबर बिहार से है, जहां पटना के एक निजी स्कूल के साथ बच्चे का शव गटर में पाया गया है, जिसको लेकर परिजन और आक्रोशित लोगों ने स्कूल को आग के हवाले कर दिया। वहीं पांचवी और आखिरी खबर हम आपको बताएंगे उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड सरकार ने चारों धाम में रील्स वीडियो बैन कर दिए हैं। इसी के साथ वीआईपी दर्शन 31 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली खबर में पीएम मोदी का भाषण है, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं। दूसरी खबर, दिल्ली में सियासी पारा गर्मा गया है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज कराई है और अब तमाम सवालों पर बवाल मचा हुआ है। तीसरी खबर आपको बताएंगे बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, जहां कांग्रेस से ऑफर मिलने की बात कही है। चौथी खबर में पटना से, जहां संवेदनशील मामला है, बच्चे का शव गटर में पाया गया है। और अब खबरें विस्तार से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है, ये कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इनकी पोल खोलता हूं तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनकी नींद हराम हो जाती है। तमाम बातों को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए हैं और बुलडोजर का जिक्र भी किया। कहा कि बुलडोजर कहां चलाना है, इसकी कोचिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेनी चाहिए। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार 5वें चरण को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर लगातार फोकस बनाए हुए हैं और इसी कड़ी में लगातार विपक्ष पर जमकर हमला भी बोल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हो, उनको भी शहजादा कहकर वो संबोधित कर रहे हैं। आज क्या कुछ उन्होंने कहा है, तमाम बातों को लेकर निशाना साधते नजर आए? देखिए ऋषभ, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं क्योंकि अब की बार 400 पार का इनका नारा है और उत्तर प्रदेश इनका टारगेट है। तो आज इसकी 3 सभाएं थी उत्तर प्रदेश में, बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर। ये 10 बजे करीब पंचय हॉस्पिटल बाराबंकी में इन्होंने जनसभा की है और वहाँ पे करीब हजारों की तादाद में लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और इन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। शुक्रवार को इन्होंने यहाँ पे आज सभा की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे इन्होंने जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, ये सत्ता में आए तो ये लोग अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे और पीएम ने ये भी कहा कि ये रुकेंगे नहीं। इन नेताओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सीखना चाहिए कि ट्यूशन लेना चाहिए कि बुलडोजर इनको चलाना कहाँ पर है। पीएम मोदी ने ये भी इस पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सदस्य टूटने लगे हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाएगी और इस बार हैट्रिक वो लगा के रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इंडिया गठबंधन देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इन्होंने ममता के रूप में नई चाची इनको मिल गई है और समाजवादी पार्टी राजकुमार को एक नई चाची ममता बनर्जी के पास शरण लेनी चाहिए और नई चाची जो कि बंगाल की है। ममता बनर्जी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है और चाची ने कहा कि चाची ने इंडिया गठबंधन से कहा है कि आपका समर्थन करूंगा, लेकिन बाहर से। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पहले भी मायावती के साथ उनको बुआ कहते थे उनको, और 2019 में इनका गठबंधन दिखा था बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन इस बार इनकी जो बुआ इनके साथ नहीं है, बुआ अकेले लड़ रही है। अब इनको एक नई चाची मिल गई है और जो कि इनको बाहर से समर्थन कर रही है और नरेंद्र मोदी ने इन पर जम के निशाना भी साधा और ये भी कहा कि ये जो चुनाव इनकी जो सभा थी, इन्होंने फतेहपुर में भी निशाने साधे। उन्होंने कहा कि शहजादे जो केरल आकर वायनाड से भागे हैं और देखिए ये कहीं नहीं रुकेंगे, अमेठी भी जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है और ये पक्की खबर है
कि आगे भी अपनी इज्जत बचाएगी और कांग्रेस ने केवल मिशन केवल 50 ही रखा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ये जो 10 किलो राशन की बात कर रहे हैं, ये जो भी इनके जुमले हैं, केवल ये जो भी दे रहे हैं, ये केवल इनका मुद्दा अगर ये सरकार में आएंगे तो राम मंदिर पर ये जरूर बुलडोजर चलाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, शहजादा इनको कह रहे हैं, और परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो, दो कहें कि दल एक दुकान इनको बताया था पहले भी। तो ऐसे में क्या कुछ अब जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मिशन 50 तय कर लिया है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बताया कि जो मैंने कहा था वो हुआ। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड से भाग जाएंगे, अमेठी आने की हिम्मत नहीं करेंगे, और उसके बाद कहा कि अब मिशन 50 पे कांग्रेस छुट गई है। तो किस तरह का माइंडसेट एक बनाने की कोशिश पीएम मोदी द्वारा की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक साइकोलॉजिकल वॉर इसे कहा जा सकता है। देखिए, लगातार जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनकी रैलियां लगातार हो रही है। देखिए, आज भी लखनऊ में, आज इन्होंने रायबरेली में जहां विपक्ष है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव की रैली रायबरेली में, आज शाम को भी यहाँ लखनऊ में भी इनकी जीपीओ तक ये बाबू केडी डैम स्टेडियम से लेके जीपीओ तक इनकी जनसभाएं होनी है। और जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरी तरीके से जो मोर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखा है। आज उन्होंने संबोधित करते हुए जो वहाँ की जनता आई, वहाँ पे हजारों की तादाद में जो पब्लिक थी, पूरा जो मंच बना हुआ था, वहाँ जो पूरा सर्किल बना था, खचाखच लोगों से वो भरा हुआ था, वहाँ पे जो उनका संबोधन था, भाषण था, वो मतलब सुनने के काबिल था। उन्होंने जितने भी जो उनके कार्यकर्ता पार्टी के और जो लोग समर्थन में आए थे, मोदी जी ने ये भी कहा कि आप एक काम करिए, ये मेरा पर्सनल काम है, ये कोई किसी उस चीज का काम नहीं है, ये कोई पार्टी का काम नहीं है, ना ही किसी की जमीन दिया, ये मेरा एक पर्सनल काम है। और सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सभी हर घर के दरवाजे तक पहुंचिए, और जो भी घर के बुजुर्ग हो, बुजुर्ग से कहिए कि मोदी जी आए थे बाराबंकी और उन्होंने राम राम कहा है। तो कहीं ना कहीं जो मोदी का ये भाषण है, क्योंकि मोदी लहर 2014 में देखने को मिली थी, और इस बार भी 2024 को जो चुनाव हो रहा है वो मोदी के फेस पर ही लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी की एक लहर है, मोदी को लोग पसंद कर रहे हैं, मोदी को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो इसका जो असर है, एक तरफ विपक्ष भी अपनी पूरी तरीके से देखिए जोर शोर से लगा है। अभी अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश के साथ, के पहले कांग्रेस के साथ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो दोनों पार्टियां किसी न किसी तरीके से ये जो यूपी की 80 सीटें का अखिलेश यादव ने 80 में से 79 लाने का दावा किया है, वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो 440 की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, दोनों पार्टियां, गठबंधन भी मजबूती से लड़ रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता की बात करें तो वो भी 365 दिन चुनाव लड़के पूरी तरीके से, जब प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी जो नेता है लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि इस 2024 का जो चुनाव है काफी दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पर ये और जो मुकाबला हम देख रहे हैं, जो भाषण लगातार जारी है, चुनाव प्रचार जारी है, मुकाबला भी काफी दिलचस्प हो चला है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की तस्वीर सियासी रूप से नजर आएगी। फिलहाल वंदना जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यहां पर विपक्ष पर हमला बोला है और लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी महाराष्ट्र का दौरा भी करेंगे, दादरी भी पहुंचेंगे, क्या कुछ उनकी आगे की सभा यहां पर रहेंगी दादर में, और जिस तरीके से वो लगातार हमला बोल रहे हैं, क्या कुछ उनके भाषणों से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं? बता दूं, जिस तरह से पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा लगातार होता जा रहा है, आज रोड शो भी है, दादर से लेकर शिवाजी पार्क तक भी एक रैली करेंगे और रोड शो भी है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं लग रहा है कि पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रधानमंत्री का पहले भी दौरा काफी हुआ करता था, लेकिन चुनाव के मूड में पूरी तरह से, और यूपी के बाद अगर कोई आती है तो 48 सीट महाराष्ट्र की आती है, उसको देखते हुए अभी 2 दिन पहले भी आए थे, उन्होंने जिससे रोड शो किया था, जिससे समर्थन मिला था घाटकोपर में, उसको देखते हुए फिर से रोड शो और शिवाजी पार्क में एक रैली भी करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे दो पार्टियां और अलग अलग भाग में बटी, तो कहीं ना कहीं अगर पहली पुरानी परफॉर्मेंस दोहराने के लिए एक चोटी की जोड़ लगानी पड़ जाएगी, चाहे बीजेपी हो चाहे नरेंद्र मोदी,
दोनों मिलकर जब लगाएंगे तो पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा सकते हैं, क्योंकि इधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की सीधी सीधी भिड़ंत है। उधर शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी, दोनों में आपस में भिड़ंत है। कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट लगेगा और जो मराठा वोट है, जो हिंदू वोट है, कहीं ना कहीं बटेंगे। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पूरी जोर लगा दिया नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने, क्योंकि अगर यूपी की बात सबसे लेकर लोकसभा सीट। निश्चित तौर पर जिस तरीके से संजय राउत का बयान भी देखा हमने कि वाराणसी में पीएम मोदी को चुनौती होगी जीतना, तो ऐसे में और भी महत्वपूर्ण दिलचस्प हो जाता है पीएम मोदी का दौरा किस तरीके से होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार पीएम मोदी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपों पर सीएम केजरीवाल के पीए विभव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस एफआईआर के मुताबिक जब स्वाति अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची तो उनकी जगह पीए विभव आए और बदसलूकी करने लगे, गाली गलौज कर मारपीट की गई। एफआईआर में बाकायदा लिखा गया है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया गया। स्वाति मालीवाल ने 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। इससे पहले रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल को एम्स लेकर पहुंची थी, जहां उनका मेडिकल कराया गया था। और इस मामले में स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, उन्होंने बयान दर्ज कराया है कि वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को नोटिस भेजकर तलब किया है। तो तमाम तरीके से अब यहां पर विभव कुमार घिरते नजर आए। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, लगातार दिल्ली का सियासी पारा भी गरमाया हुआ है और जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने तमाम आरोप लगाए हैं, खुलकर वो सामने आई हैं, बयान दर्ज कराया है और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर बातें अपने बयान में उन्होंने कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप विस्तार से भी बताइए, और कितनी मुश्किलें विभव कुमार की बढ़ने वाली हैं? तरीके से देखा जाए तो चुनावी माहौल है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पार्टी को मजबूत करने के लिए बाहर आए थे, उनका 2.0 वर्जन देखने को मिल रहा था। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उससे आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब भी पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं इस बारे में तो अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कहते, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। हालांकि संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करी थी और उन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट की थी कि स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में जो बदसलूकी हुई है उसकी वो निंदा करते हैं। लेकिन अब स्वाति मालीवाल ऋषभ जो है वो खुलकर सामने आई है और एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है और एफआईआर की जो कॉपी है वो भी स्वदेश न्यूज के पास है, जिसमें बहुत गंभीर जो हैं उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी और ऑफिस जाने के बाद जो विभव कुमार है उनसे मैंने संपर्क किया और फिर उसके बाद जब मैंने उससे कहा कि मुझे मिलना है तो उन्होंने बदतमीजी उनके साथ करी, उनको थप्पड़ मारे जिससे कि वो गिर गई। उनके पेट पर जो है वो लातें मारी गई, उनको लातों से उन्होंने मारा, उनकी पीठ पर भी मारा और उन्होंने कहा कि मैं चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो मैं पीरियड में हूँ। उसके बावजूद भी उनको बहुत ज्यादा विभव ने जो है मारा और वो चिल्लाने लगी और उनको गालियां भी दी गई। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस घटना से स्तंभ रह गई, मैं कुछ नहीं बोल पाई। हालांकि मैं पुलिस स्टेशन भी पहुंची थी लेकिन मैंने वहां पर बयान दर्ज नहीं कराए। और अब जो ऋषभ पुलिस जो जांच कर रही है, आज वो 30 हजारी कोर्ट भी गई, वहां पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। वो ठीक से चलती नहीं पा रही थी और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत नहीं करी, चेहरे पर जो है उनके वो निशान भी दिखाई दिए। तो बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप में बहुत कुछ जो है बयां कर रही है और अब पुलिस की जांच जो है वो भी तेज हो गई है। विभव कुमार के कल भी घर पर जो है पुलिस टीम पहुंची थी, हालांकि विभव कुमार कल वहां नहीं मिले थे और आज फिर से जो है वो जांच तेज हो गई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम हाउस के बाहर जो बीजेपी महिला मोर्चा है उनका प्रदर्शन भी जारी है। निश्चित तौर पर आपने जिक्र भी किया कि जेल से बाहर आने के बाद जो हुंकार अरविंद केजरीवाल ने भरी थी, अब तस्वीर यहाँ से बदली नजर आई है और कितनी मुश्किलें इससे बढ़ेंगी। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं और कई खबरें सियासी रूप से ये भी है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के संपर्क में है, तो क्या कुछ तस्वीर आगे नजर आएगी वो देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी सांसद और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर आया था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने मेरे पास फोन किया, उसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला था कि बृजभूषण सिंह से संपर्क कर लीजिए, कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा देंगे, मैडम से बात हो गई है।
इसे लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि ना मैं बूढ़ा हुआ हूं, ना रिटायर हुआ हूं, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूं। आप लोगों की समस्याएं देख रहा हूं, अब दोगुनी ताकत के साथ काम करूंगा, मुझसे लड़कर कोई जीत नहीं पाएगा। मेरे पास मैन पावर है। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, मेरा केस खत्म हो जाएगा। ये सब झूठे आरोप हैं। जिस दिन केस खत्म होगा उसी दिन हम इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। शरण सिंह ने अपने आरोपों को लेकर भी कहा कि सारे आरोप झूठे हैं और यहां पर बड़ा दावा करते नजर आए हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस से ऑफर आया था कि कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही मैडम से बात हो गई है। यौन उत्पीड़न के भी तमाम आरोप झूठे बताए हैं। ब्रजभूषण का दावा, कांग्रेस से उनको ऑफर मिला है। एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। कहा, बोला क्या है, मैडम से बात हो गई है, अब तो मैं छुट्टा सांड हो गया हूं, अब मुझसे कोई भी जीत नहीं पाएगा। यौन उत्पीड़न के सभी आरोप झूठे बताए हैं ब्रजभूषण सिंह ने। लगातार अपने बयानों से भी सुर्खियों में रहते हैं ब्रजभूषण सिंह और लगातार महिला पहलवानों के जब तमाम आरोप लगे, उत्पीड़न का मामला सामने आया, उसके बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और ऐसे में तमाम आरोप एक बार फिर कांग्रेस पर लगाए हैं और तमाम आरोपों से झूठे उनको बताया है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, एक बार फिर सुर्खियों में है ब्रजभूषण शरण सिंह और कहा है कि कांग्रेस से ऑफर उनको मिला है और जो आरोप उन पर लगते रहे हैं उनको झूठा बताया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है? ऋषभ, जो ब्रजभूषण लगातार जो है विवादों में रहे, अब इनके ऊपर आरोप भी तय हो गए हैं। पहलवान महिला यौन शोषण का इनके ऊपर मामला है। अब इन्होंने एक बड़ा खुलासा इन्होंने किया है कि कांग्रेस की तरफ से इनको ऑफर है। इन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इनसे संपर्क किया और कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है और साथ ही केसरगढ़ लोकसभा सीट को गठबंधन से लेकर टिकट देने का इनको ऑफर भी दिया है। ब्रजभूषण का बयान है कि जो मेरे खिलाफ धरने पर बैठे थे वो क्या वे मामले खत्म हो गए हैं, क्या आपकी मैडम से बात हो गई है जो आप शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। तो बड़े नेता ने कहा कि सारी बातें हो गई हैं और फिर हमने कहा कि क्यों आज हम इतने अच्छे लगने लगे, ऐसा हमने क्या कर दिया है। तो जवाब आया कि सबको सब पता है, कांग्रेस में शामिल हो जाइए, यूपी में कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस का ऑफर जो है उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा है कि मैं ना बूढ़ा हुआ हूँ और ना ही रिटायर हुआ हूँ, अब मैं छुट्टा सांड हो गया हूँ। और ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा कुछ बयान दिया। उसके बाद ब्रजभूषण ने ये भी कहा है कि अब जो भी मामला होगा वो गोंडा कोर्ट में ही होगा और सारी जो सच्चाई है वो सबके सामने आएगी। लेकिन मेरे को एक बड़ी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मेरे को ऑफर मिला है और कांग्रेस की स्थिति जो है वो अच्छी भी है, आने वाले समय में अच्छी होगी, तो ये आगे देखने की बात है। निश्चित तौर पर तमाम बातें उन्होंने की हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया और बयानबाजी देखने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच तमाम तरीके से आरोप लगाए हैं और साथ ही तमाम बातें उन्होंने कही हैं और लगातार जो आरोप उन पर लगते आए हैं उन आरोपों को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। और इसी बीच सीधा चलेंगे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते। रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग
तमाम प्रकार की बातें करते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। और आज इसीलिए मैं आपसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैजाबाद पहुंचे हैं, विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। और इससे पहले 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपको तमाम खबरों से हमने अपडेट किया, जहां पर पीएम मोदी की सभा लगातार जारी है, विपक्ष पर हमलावर होते नजर आए हैं। इसके अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान फिर सामने आया है, जिसके बाद सुर्खियों में आ गए हैं। और साथ ही कई और भी खबरें, लगातार सियासी पारा गरमाया हुआ है। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।